हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, आईएन एंड जीवीई के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग एनएसएसओ, सीएसओ और एनएसओ के बारे में भी अध्ययन करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और राष्ट्रीय आय के आकलन में किस प्रकार का योगदान है। पिछली क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय आय का अर्थ, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया था और इसमें मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि राष्ट्रीय आय का आकलन किन किन आधारों पर किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में इसके आगे की चीजों का अध्ययन करना है। तो चलिए आइए देखा जाए कि ये किस प्रकार से है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग को देखिए अध्ययन करना है राष्ट्रीय आय के प्रमुख संकेतक, किसके द्वारा हमें राष्ट्रीय आय के बारे में संकेत मिलता है। तो वो चीजें हैं, सबसे पहले है जीडीपी, उसके बाद है जीएनपी, उसके बाद है एनएनपी। ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके आधार पर हमें राष्ट्रीय आय का आकलन करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए, यह एक देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यानी यदि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है और उस देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है यह न देखा जाए, यानी अपने देश में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है वो चाहे अपने देश के लोग कर रहे हैं, चाहे कोई विदेशी कंपनी कर रही है या कोई विदेशी व्यक्ति कर रहा है, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। और उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का पूरे एक वर्ष के अंदर जितना उत्पादन होता है, उस वस्तु के अंतिम मूल्य का जो कुल योग होता है उसी को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन को बनाने के लिए इसमें रिफिल लगेगी, कवर लगेगा, तब जाके यह पेन तैयार होगी। तो इस पेन में रिफिल और कवर के प्राइस को नहीं ऐड किया जाता है, बल्कि पूरी पेन के प्राइस को ऐड किया जाता है। यानी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की जरूरत पड़ती है उसके मूल्य को काउंट नहीं किया जाता है, बल्कि उन सामग्रियों का इस्तेमाल करके जो अंतिम वस्तु बनती है उसके मूल्य को काउंट किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए किसी कार को बनाना है, कोई कंपनी कार बना रही, तो कंपनी को कार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, जैसे टायर लगता है, हैंडल लगती है, सीट लगती है, उसके बॉडी कवर लगते हैं। तो जितने सारे पार्ट्स उसमें लग रहे हैं, उन सारे पार्ट्स के प्राइस को उसमें एक एक करके जोड़ के फिर लास्ट में पूरी कार का जो प्राइस आता है उसी को जीडीपी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसका आकलन राष्ट्रीय अथवा निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। यानी इसको दूसरे तरीके से भी आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि भारत के लोगों के द्वारा और सरकार के द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है, किस प्रकार का निवेश किया जा रहा है, यानी नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसके बाद सरकारी और व्यापार शेष कितना बच रहा है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो अवशेष बच रहा है उसको जोड़कर तब जाके इसको निकाला जाता है। देखिए, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी, जहां पर देखिए सी का मतलब होता है कंजम्पशन, आई का मतलब होता है निवेश और जी का मतलब होता है सरकारी व्यय। तो इस सूत्र के द्वारा भी इसको काउंट किया जाता है। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। यानी जीडीपी में वार्षिक आधार पर जो उतार चढ़ाव होता है उसी के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को मापा जाता है। यह देखिए एक प्रकार का परिमाणात्मक दृष्टिकोण है।
यानी इसके आकार से देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, परंतु इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नहीं चल पाता। यानी यह एक प्रकार से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं है। यानी इससे बस यह पता चल पा रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितनी मात्रा में हो रहा है, वे वस्तुएं और सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हैं कि नहीं, इससे इसमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम लोग IMF के नाम से जानते हैं, और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है। यानी जो वैश्विक संस्थाएं हैं जो अर्थशास्त्र या अर्थ क्षेत्र से संबंधित हैं, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है, तो इनके द्वारा जो मेंबर देश होते हैं उनके जो बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन सा देश दुनिया में GDP के मामले में आगे है, कौन सा पीछे है, कौन पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर है। इन सारी चीजों का जो गणना होता है वो GDP के आधार पर ही किया जाता है। तो वर्तमान में देखिए अपने देश की जो स्थिति है वह दुनिया में 5वें नंबर पे है। यानी भारत कभी 5वें नंबर पे रहता है, कभी 6वें नंबर पे रहता है। यानी इसके पहले की जो 4 देश है उसमें सबसे पहले स्थान पर है USA, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जर्मनी और चौथे स्थान पर है जापान। यानी 5वें स्थान पर अपना इंडिया है। इसके बाद देखिए यूके है। यूके और इंडिया में कंपटीशन होता रहता है, कभी यूके ऊपर हो जाता है, कभी इंडिया, लेकिन ये जो है क्रम ऊपर के जो 3 देश हैं, 3-4, ये अभी भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में कितनी बड़ी है, यानी 5वें स्थान पर है। उसके बाद देखिए अगली चीज आती है शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसे एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी यह भी GDP का ही एक भाग है, बस इसमें क्या होता है कि कुल GDP में से जो मूल्यह्रास होता है, डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, यानी वस्तुओं के सेवा के उत्पादन के दौरान जो अलग से खर्च लग रहा है, खर्च का मतलब हो गया कि मशीनों के रखरखाव में, मशीनों की मरम्मत कराने में, तो इस प्रकार से जो खर्चे लगते हैं बस उसी को इसमें से घटा दिया जाता है। यानी टोटल GDP में से अलग से जो खर्चे लग रहे हैं उन वस्तुओं और सेवाओं के बनाने में, उसी को घटा देने पर जो चीज निकल कर आएगी वही कहलाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी NDP। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी होती है, जिसका अर्थ उस साधन के घिसने या टूटने फूटने से होता है। यानी उस वस्तु को इस्तेमाल करने पर उसमें घिसावट आ जाएगी, टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो उसको बनवाने में, मरम्मत कराने में पैसे लगते हैं, तो इसी चीज को इसमें से घटाया जाता है। यह मूल्यह्रास की दर सरकार निर्धारित करती है, यानी कितना डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास घटाया जाएगा इसका निर्धारण उस देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में इसका निर्धारण देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यह डिसाइड करता है कि GDP में से कितना डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा और NDP का काउंट किया जाए। देखिए यह एक सूची जारी करता है जिसके अनुसार विभिन्न उत्पादों में होने वाली मूल्यह्रास यानी घिसावट की दर तय होती है। यानी इसके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट में यह डिसाइड किया जाता है, उसमें मेंशन किया गया रहता है कि कौन कौन से वस्तु के उत्पादन में कितने मूल्यह्रास को घटाया जाएगा। देखिए NDP बराबर क्या हो गया, GDP माइनस डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब देखिए अगली है, वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP, जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है।
यह देखिए जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय यानी नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़कर तथा विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को घटाकर प्राप्त होती है। यानी यह देखिए किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था को दिखाता है जिसमें उस देश में उत्पादित हो रहे सभी वस्तुओं और सेवाओं में उस देश के निवासियों के द्वारा विदेशों में भी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद अपने देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो विदेशियों के द्वारा हो रही हैं उसको घटा दिया जाता है, तब जाके यह निकलता है। यानी सही सही अगर कहा जाए तो देखिए ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये अपना देश है तो अपने देश में जो भी अपने देश के लोगों के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है यानी मूल रूप से जो भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय लोग हैं, उसको इसमें काउंट किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अपने देश के जो लोग दुनिया के अन्य देशों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं उनके उत्पादन को भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा और अपने देश में कुछ विदेशी भी उत्पादन कर रहे हैं तो उन विदेशियों के उत्पादन को इसमें से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। यानी अपने देश के लोगों का अपने देश में हो रहा उत्पादन और दुनिया के अन्य देशों में हो रहा उत्पादन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और विदेशियों के द्वारा किए गए उत्पादन को घटा दिया जाएगा, तब जाके जीएनपी निकलेगा। देखिए कुछ देशों में जीएनपी और जीडीपी बराबर होता है। वो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर उनका किसी दूसरे देश में उत्पादन नहीं होता है, यानी उनका सब कुछ उनके देश में ही होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए नॉर्थ कोरिया है, कुछ हद तक रसिया भी इसी में आता है, लेकिन रसिया अभी थोड़ा बहुत क्लोज इकोनॉमी से बाहर भी निकला है, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसी की श्रेणी में आता है। देखिए भारत का जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम है, अर्थात जीएनपी लेस देन जीडीपी, यानी भारत का जो जीएनपी है वो जीडीपी की तुलना में कम है। यानी भारत में जो भारतीयों के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसकी मात्रा कम है, यानी भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा यदि योगदान है तो विदेशी कंपनियों का है। इसके बाद देखिए आईएमएफ के अनुसार कोई देश विकसित तब माना जाता है जब उसका जीएनपी उसके जीडीपी से अधिक होता है, यानी जब जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी होगा तब आईएमएफ कहता है कि यह देश विकसित है। भारत में जितना भी ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, विदेशी कंपनियों का, तो उसकी वजह से अपने देश का जीएनपी कम होता है। यानी अपने देश की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में विदेशी कंपनियों की अपेक्षा उत्पादन नहीं कर पा रही है, तो इसी की वजह से अपना जीएनपी कम रहता है। देखिए जीएनपी किसी देश की बाह्य क्षमता यानी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ तथा राष्ट्रीय दक्षता नेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। यानी इसके द्वारा यह पता चलता है कि कोई देश खुद अपने देश में कितना मजबूत है और बाहर उसकी कितनी मजबूत, यानी विदेशों में भी उसके देश के लोगों के द्वारा कितना इनकम जनरेट किया जा रहा है। देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ देशों की रैंकिंग तय करता है तथा इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर रैंक भी प्रदान करता है। यानी इसके आधार पर आईएमएफ के द्वारा एक रैंकिंग जारी की जाती है और उसी रैंकिंग के आधार पर दुनिया के देशों की क्रय शक्ति क्षमता को भी दिखाया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन के दृष्टि से जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव के साथ साथ गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव स्थिति को भी स्पष्ट करता है। यानी जीएनपी जो है जीडीपी की अपेक्षा से और भी बेहतर होता है, यानी इसमें केवल परिमाणात्मक चीजों को नहीं शामिल किया जाता, इसमें गुणात्मक चीजों को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह देखिए क्या होता है, यह जीएनपी में से पूंजी ह्रास यानी डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है। जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया कि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो एनडीपी निकलता है, तो
तो उसी प्रकार से जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो क्या हासिल होगा, एनएनपी। यानी एनएनपी बराबर क्या होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, यानी इसको जब घटा देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। और फिर लास्ट में इन्हीं के आधार पे क्या निकलेगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए राष्ट्रीय आय यानी एनआई, नेशनल इनकम। यह एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जब एनएनपी निकल गया, एनएनपी पता चल गया, तो उसी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाएगा और सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पे सब्सिडी दी जाती है उसको जोड़ दिया जाएगा। तो उससे क्या निकलेगा, हमारा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो इसका सूत्र देखिए क्या होगा, एन आई बराबर एन एन पी माइनस डेप्रिसिएशन। यानी विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उस पर देखिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें से घटा दिया जाता है। और फिर सरकार के द्वारा बहुत सारी वस्तुओं पे सब्सिडी दी जाती है, जैसे देखिए खाद पर दी जाती है, बिजली पे दी जाती है, पानी पे दी जाती है। तो बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिसपे सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, तो उन्हीं को इसमें से जोड़ दिया जाएगा, तब जाके क्या निकलेगा, हमारा नेशनल इनकम। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है। तो राष्ट्रीय आय देखिए किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके आधार पर देखिए किसी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाया जाता है। इससे सरकार को नीति के निर्माण में मदद मिलती है। इससे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम और जीवन स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी इसके आधार पर ही कोई देश अपनी पॉलिसी बनाता है और इसी के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है और पता चलता है कि वहां के लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है। अब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना देखिए लागत या मूल्य पर की जाती है। लागत के आधार पर किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होती है, जबकि मूल्य के आधार पर यह अधिक होती है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना में लागत और मूल्य को शामिल किया जाता है। लागत के आधार पर किसी वर्ष की जीडीपी क्या होती है, कम होती है, और मूल्य के आधार पर ज्यादा होती है। देखिए इसमें दो चीजें आती हैं, साधन लागत जिसको कारक लागत भी कहा जाता है, और दूसरी होती है बाजार लागत यानी मार्केट कॉस्ट। इसको फैक्टर कॉस्ट, इसको मार्केट कॉस्ट। देखिए साधन लागत या साधन कारक क्या होता है। देखिए किसी उत्पाद के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों फैक्टर्स के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे कारक लागत कहते हैं। यानी किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी उद्योगपति को, किसी कंपनी को जो जो खर्चे करने पड़ते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के कच्चे वस्तुओं, जैसे देखिए यदि चीनी का निर्माण किया जा रहा है तो उसके लिए गन्ने कितने के खरीदे गए, गन्ने के ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च लगा, उसके बाद फिर वहां काम करने वाले मजदूरों को कितना वेतन देना पड़ा, फिर उस चीज को तैयार होने के बाद उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए कितना खर्च करना पड़ा, कितना किराया देना पड़ा। तो ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। उसके बाद जो उत्पादन करता है, उत्पादित कर रहा है वस्तु का, उसको कितना लाभ लिया जा रहा है, प्रॉफिट लिया जा रहा है, ये सारी चीजें, इसी को कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट यानी साधन कारक। देखिए ये कारक ऐसे होते हैं जिसमें देखिए कच्चा माल, मजदूरी, बिजली, किराया, ऋण का ब्याज, उत्पादनकर्ता का लाभ इत्यादि। यही कारण है कि इसे फैक्ट्री मूल्य यानी फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी वस्तु को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए पूर्ण रूप से जितने भी खर्चे लगते हैं उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखिए अगली चीज है बाजार लागत यानी मार्केट कॉस्ट। जब किसी उत्पाद के साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ देते हैं तो बाजार लागत प्राप्त। अब देखिए जैसे ही कोई प्रोडक्ट कंपनी में बन के पूरी तरह से तैयार हुआ और फिर वह बन के तैयार हो के जैसे ही कंपनी के गेट से बाहर जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगा दिया जाते हैं। जैसे देखिए जीएसटी वगैरह है, तो जब वो लग जाता है तो उस वस्तु के मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है मार्केट कॉस्ट।
यानी वह वस्तु किस वजह से दाम उसका बढ़ गया, उसके ऊपर अप्रत्यक्ष करों को लगाने से। तो इससे निकलेगी बाजार लागत। देखिए, इसी मूल्य पर वह उत्पाद फैक्ट्री छोड़ता है। यही कारण है कि इसे पूर्व फैक्ट्री मूल्य यानी एक्स फैक्ट्री प्राइस भी कहा जाता है। देखिए, आप लोग विभिन्न प्रकार का एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, आजकल अखबार में भी छपा रहता है कि 2 पहिया गाड़ियों का देखिए उस पर लिखा रहता है मूल्य कि एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑन रोड प्राइस। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए 63-64 हजार रुपए का एचएफ डिलक्स मिल रहा है हीरो का, तो वो फैक्ट्री प्राइस है। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑन रोड लेना चाहेंगे तो ऑन रोड प्राइस उसका देखिए 76-77 हजार, यानी 13-14 हजार रुपया बढ़ जाता है। तो वही इसका जो होता है मार्केट कॉस्ट होता है, और जो फैक्ट्री कॉस्ट होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उस पर अभी टैक्स नहीं जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। यही कारण है कि बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, भारत में जो जीडीपी की गणना की जाती थी वो साधन लागत पर की जाती थी, यानी वस्तुओं को बनाने में, तैयार करने में जितना खर्च आता था उसी को जोड़ा जाता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस को नहीं जोड़ा जाता, जिसके बाद इसको जोड़ना पड़ता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि इसमें किस मूल्य को लिया गया है, क्योंकि मूल्य भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जब मूल्य को जोड़ा जाता था तो उसमें ध्यान देना होता था किस प्रकार के मूल्य को लिया गया है, स्थिर मूल्य को या चालू मूल्य को, करंट प्राइस को। तो देखिए, मूल्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर मूल्य, और दूसरा होता है चालू मूल्य, करंट प्राइस। देखिए, स्थिर मूल्य क्या होता है? कांस्टेंट प्राइस। देखिए, यह किसी उत्पाद का पिछले किसी वर्ष के स्तर पर बिक्री मूल्य है। जब वर्तमान में उत्पादित वस्तु का मूल्य पीछे के किसी आधार वर्ष पर निकालते हैं तो वह उसका स्थिर मूल्य कहलाता है। अर्थात स्थिर मूल्य महंगाई को स्थिर मानकर निकाला जाता है। देखिए, इसका मतलब यह हुआ, यदि किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और उस वस्तु का उत्पादन करने पर जो प्राइस है वह प्राइस उसके पिछले साल उत्पादन किए गए प्राइस से यदि अधिक है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछले साल का जो उत्पादन के समय मूल्य था उसी को काउंट किया जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, ये पेन है, यह पेन मान लीजिए पिछले साल बनकर तैयार हुई थी तो इसका प्राइस 10 रुपए था, लेकिन इस साल इसका प्राइस 15 रुपए हो गया। तो 15 रुपए हुआ किस वजह से? वो हुआ है महंगाई की वजह से। तो महंगाई की वजह से इसके प्राइस में जो वृद्धि हुई है उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछले साल इसका जो प्राइस था उसी को काउंट किया जाएगा। तो यह चीज कहलाती है स्थिर मूल्य। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष बेस ईयर से अब तक जो मूल्य वृद्धि हुई है उसे किसी उत्पाद का स्थिर मूल्य पर मूल्य कहा जाता है। वर्तमान में भारत में वर्ष 2011-12 को स्थिर मूल्य यानी आधार वर्ष का वर्ष माना जाता है और इसे आधार वर्ष कहा जाता है। तो देखिए, अपने देश में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका आधार वर्ष देखिए माना गया है 2011-12 को, यानी अभी देखिए चल रहा है 2025, यानी अपने देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन हो रही हैं उनके 2011-12 के प्राइस के आधार पर गणना की जाती है अपने देश की जीडीपी की। तो देखिए, 10 से 12 साल पीछे की प्राइस को लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए किया जाता है कि पिछले 10-11 सालों में, 12 सालों में उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि जो हुई है वो वृद्धि हुई किस वजह से है? तो विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के वजह से और विभिन्न प्रकार के अन्य खर्चों के वजह से। तो इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। देखिए, इस प्रकार भारत में किसी उत्पाद का मूल्य स्थिर मूल्य पर वह मूल्य है जिसमें मुद्रा स्फीति को 2011-12 के स्तर पर स्थिर मान लिया जाता है। वह भी मैंने बताया कि इसमें मुद्रा स्फीति यानी महंगाई को स्थिर मान लिया जाता है, यानी इसमें महंगाई को जो इधर बढ़ी है उसको जोड़ा नहीं जाता। अब देखिए, अगला है चालू मूल्य, करंट प्राइस। इसमें देखिए क्या है कि इसमें अब उसी महंगाई को जोड़ दिया जाएगा, यानी उस वस्तु का दाम जो 2011-12 में था अब 10 सालों में उसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है वो भी उसी में ऐड कर दिया जाएगा।
देखिए, किसी उत्पाद पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस अंकित होता है वह उसका चालू मूल्य है। अर्थात किसी उत्पाद का चालू मूल्य उसके स्थिर मूल्य में आधार वर्ष से अब तक की मुद्रास्फीति को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, अभी वही हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनके तैयार हुई, अब उस पे विभिन्न प्रकार की महंगाई की वजह से उसका मूल्य बढ़ता चला जा रहा है, तो उस बढ़ते हुए मूल्य को और उस वस्तु के उत्पादन के मूल्य को जोड़कर उसकी एक एमआरपी बना दीजिए। देखिए, आप लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर देखते हैं इस प्रकार से लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। तो इसी को जोड़ा जाता है और इसी के आधार पर फिर जीडीपी की गणना की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय के लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। बाद में देखिए, अपने देश के जो भी गणना की जाती थी राष्ट्रीय आय की, उसका आधार वर्ष कुछ और था, बाद में इसको बदल दिया। तो देखिए क्या था, 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर, यानी जो 2011-12 आधार वर्ष रखा गया है जीडीपी के काउंट का, वो पहले 2004-05 था, इसको परिवर्तित करके बढ़ा दिया गया। अब देखिए, बाद में कुछ और किया जा सकता है, 2011-12 से 2017-18 किया जा सकता है, 19-20 किया जा सकता है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। देखिए, यह निर्णय प्रणव सेन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर किया गया था। यानी प्रणव सेन जो है एक अर्थशास्त्री हैं, एक विद्वान है, तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उसी की संस्तुति के आधार पर ऐसा किया गया था। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणात्मक कंसेप्चुअल परिवर्तन सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के संबंध में किया गया है। इस नई श्रृंखला में अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करने की परंपरा को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही सकल घरेलू उत्पाद के रूप में स्वीकार किया गया। यानी इस कमेटी के द्वारा एक और चेंज किया गया कि जो पहले जीडीपी की गणना साधन लागत पर की जाती थी, अब उसको बदल करके चालू लागत पर कर दिया गया। यानी बाजार मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य के आधार पर किया गया। इसके अलावा देखिए, सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए के अनुमान के लिए साधन लागत के स्थान पर आधार कीमतों यानी बेसिक प्राइसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। यानी इसमें कह दिया गया कि सकल मूल्य वर्धन के अनुमान के लिए अब इसमें साधन लागत के स्थान पर आधार कीमतों को प्रयोग में लाया जाएगा। यानी आधार कीमत बराबर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर आधार माइनस सब्सिडी। यानी इसमें अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को हटा दिया जाएगा, बाकी चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब देखिए, देख लेते हैं सकल मूल्य वर्धन क्या होता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी जिसको जीवीए भी कहा जाता है। देखिए, सकल मूल्यवर्धन जीवीए किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रकों यथा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक तथा तृतीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यानी यह भी एक तरह से जीडीपी की तरह ही होता है, इसमें बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। यानी इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य शामिल किया जाता है। इस अवधारणा को देखिए, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया, यानी ये पहले नहीं थी अपने देश में, इसको नया शामिल किया गया है 2015-16 से। जीवीए की गणना का आधार वर्ष भी देखिए 2011-12 ही रखा गया है। इससे किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है, यानी किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का निष्पादन किया गया और उनसे कितनी आय हुई है। देखिए, सकल मूल्यवर्धन बराबर क्या हुआ, जीवीए बराबर जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। यानी ये निकलेगा कैसे, किसी देश की जीडीपी को निकाला जाएगा और उसमें उत्पादों पर जो सब्सिडी लगती है उसको जोड़ा जाएगा और उसमें अप्रत्यक्ष यानी करों को हटा दिया जाएगा।
यानी जो भी कर उस पर लगे हैं उसको घटा दिया जाए, सब्सिडी को जोड़ दिया जाए, तो वही निकलेगा GVA। ठीक, देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 8 व्यापक श्रेणियों पर आधारित क्षेत्रवार वर्गीकरण करके तिमाही और वार्षिक दोनों अनुमान प्रदान करता है। यानी NSO के द्वारा 8 व्यापक श्रेणियां बनाई गई हैं और उन श्रेणियों का तिमाही और सालाना आधार पर यह GVA का अनुमान निकाला जाता है। इसमें देखिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है और इनको कुल 8 भागों में बांटा गया, जिसमें देखिए पहला है कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन, दूसरा है खनन एवं उत्खनन, तीसरा है विनिर्माण, चौथा है बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और जनोपयोगी सेवाएं, अगला है निर्माण, उसके बाद व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रशासन से संबंधित सेवाएं, इसके बाद वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, और सबसे अंत में यानी 8वां लोक प्रशासन, रक्षा, प्रतिरक्षा और अन्य सेवाएं। यानी इस प्रकार से 8 चीजों को इसमें शामिल किया गया है। साधन लागत पर GVA की गणना करते समय सभी अनुदानों को शामिल कर लिया जाता है, जबकि किसी भी कर को शामिल नहीं किया जाता। यानी इस पे लगने वाले करों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि अनुदान को शामिल कर लिया जाता है। बाजार मूल्य पर GVA की गणना करते समय उत्पादन करों को शामिल किया जाता है तथा उत्पाद अनुदान को सम्मिलित नहीं किया। लेकिन जब इसको बाजार मूल्य पर काउंट किया जाता है तो इसमें उत्पादन के दौरान जो कर लग रहे हैं, यानी उत्पादन के दौरान विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं इसमें शामिल हो रही हैं उस पे जो टैक्स लग रहा है उसको इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन उत्पाद अनुदान को शामिल नहीं किया जाता। यानी इसमें अनुदान जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस GVA और GDP के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, GVA और GDP में प्रमुख अंतर। तो देखिए सकल मूल्यवर्धन GVA पद्धति के अंतर्गत उत्पादक पक्ष या आपूर्ति पक्ष की आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद GDP पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता पक्ष, मांग पक्ष से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। यानी इसमें देखिए पता चल रहा है कि जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है और आपूर्ति कर रहा है उसकी आर्थिक गतिविधि का पता चलता है, और GDP से उपभोक्ता और उसकी मांग से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का पता, यानी कौन सी वस्तु कितने मांग की जा रही है, यानी उसको ग्राहकों के द्वारा कितना यूज किया जा रहा है, यह पता चलता है। अतः सकल मूल्यवर्धन पद्धति जहां पूर्ति आधारित है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद पद्धति मांग आधारित अर्थव्यवस्था को मापने की विधि है। यानी GVA से पूर्ति की माप की जाती है और GDP से मांग की माप। आप देखिए इनमें भारत के सामान्य निवासी कौन होते हैं, भारत के गैर निवासी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं, और भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं भारतीय लेकिन भारत के बाहर रहते हैं। इसमें देखिए क्या डिफरेंस होता है। देखिए भारत के जो सामान्य निवासी क्या होते हैं, देखिए भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, और शेष विश्व में भारत के राजदूत। ये भारत के देखिए सामान्य निवासी होते हैं। भारत के देखिए गैर निवासी कौन होते हैं, विभिन्न देशों जैसे कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF के कार्यालय में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, तथा भारत में शेष विश्व के राजदूत। ये सब होते हैं भारत के गैर निवासी। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय के निर्धारण से संबंधित भारत के प्रमुख संगठन कौन कौन से थे और इनको अब कैसे परिवर्तित कर दिया गया। तो देखिए पहला जो संगठन था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक विभाग है।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान इसी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई थी। इसकी स्थापना देखिए 1949 में ही कर दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं की गई थी, तो इसीलिए इसको 1951 में पूर्ण रूप से मान्यता मिली। उसके बाद दूसरा जो संगठन है देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको NSSO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना देखिए वर्ष 1950 में PC महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। यानी इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शामिल करके इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा जनवरी 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसका कार्य मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित रहा, यानी इसका कार्य केवल सर्वेक्षण करना था, आंकड़े जारी करना नहीं था। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी NSC बनाया गया। 1 जून 2005 को सरकार ने सी रंगराजन समिति 2021 की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन सांख्यिकी कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं अर्थात किस सर्वेक्षण को कब, कहां और कैसे किया जाना है की देखरेख करता है। यानी इसको बनाया गया और फिर यह निर्धारित किया गया कि किस सर्वेक्षण को कहां, कैसे, कब किया जाएगा, यह सारा कार्य यह देखेगा। इसके बाद देखिए बाद में फिर भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली का पुनर्गठन किया गया और सरकार ने 23 मई 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय कर दिया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO नाम की एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी NSSO और CSO को एक साथ मर्ज कर दिया गया और इसका एक नया नाम रखा गया NSO और यही NSO वर्तमान में अपने देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। इसकी अध्यक्षता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव के द्वारा की जाएगी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इसके बाद देखिए एक और स्कीम है MCA 21। ये देखिए क्या है, यह भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालयों की एक ई-गवर्नेंस पहल है जो कारपोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को मंत्रालय की सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच के लिए सक्षम बनाती है। इसे वर्ष 2006 में आरंभ किया गया था। उल्लेखनीय है कि MCA 21 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग GDP की गणना में किया जाता है। यानी इससे जो आंकड़े निकल कर आते हैं इसका उपयोग GDP की गणना में भी किया जाता है। बजट 2021 में MCA 21 संस्करण 3.0 की घोषणा की गई जो डेटा एनालिटिक्स एवं मशीन लर्निंग पर आधारित होगी। यानी 2021 के बजट में इसके तीसरे संस्करण को शामिल किया गया। अब देखिए इसी से संबंधित एक और कैंपेन चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा जो कोरोना के काल में चलाई गई थी। इसका नाम रखा था आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वर्तमान में संपूर्ण विश्व के सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकार लगभग $100 ट्रिलियन माना गया। यानी अनुमान लगाया गया IMF के द्वारा कि पूरे दुनिया की जो GDP है वो $100 ट्रिलियन है। वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसकी GDP का आकार 28.78 ट्रिलियन है। इस क्रम में देखिए अपने देश का जो GDP है वो 3.55 ट्रिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। तो कोविड-19 महामारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था दुष्प्रभावित हुई है जिसके कारण विश्व के सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता यानी स्टिमुलस पैकेज की घोषणा किए हैं।
12 मई 2020 को भारत सरकार ने भी 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जो देश की कुल जीडीपी का 10% है। इस पैकेज को ही आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। यह पैकेज देखिए 4L से मिलकर बना हुआ है, यानी इसमें 4 चीजों पर पैसे खर्च किए जाएंगे, 4 चीजों के लिए बनाया गया, जिसमें पहला L का मतलब है लैंड, दूसरा L का मतलब है लेबर, तीसरा L का मतलब है लिक्विडिटी और चौथा L का मतलब है लॉ। यानी ये इन 4 चीजों पर केंद्रित होगा। इसके जितने भी पैसे हैं, जिसके भी कार्य हैं, इन्हीं चारों के ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन उन्नत होने और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को भी उन्नत किस्म के घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। यानी इसके साथ साथ एक और भी कैंपेन चलाई जाएगी, जिसमें स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और उनकी पहुंच को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में देखिए, वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है, अर्थात आत्मनिर्भरता से तात्पर्य आत्म केंद्रित होना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में निम्नलिखित 5 स्तंभों को शामिल किया गया है। ये 5 स्तंभ देखिए कौन कौन से हैं। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। दूसरी चीज है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार अवसंरचना पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना का विकास किया जाएगा जो आधुनिक भारत की पहचान बने, यानी अर्थव्यवस्था, अवसंरचना। और फिर तीसरी चीज प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली होनी चाहिए। चौथी चीज गतिशील जनसांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, भारत विश्व में सर्वाधिक युवा और कार्यशील जनसंख्या वाला देश है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवी चीज मांग यानी डिमांड, यानी भारत में मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी इन 5 चीजों को इसमें शामिल करके इनको एक पिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और अपने अचीवमेंट को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो ये नेशनल इनकम वाला टॉपिक था, जिसमें महत्वपूर्ण छोटी छोटी अवधारणाएं थी जिनके आधार पर इसको काउंट किया जाता है, इसकी गणना की जाती है, उन सब का भी अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इन सारी चीजों को यहीं तक रखा जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लानिंग यानी नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने देश में विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी उनका अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा। इसके बावजूद भी यदि आप लोग को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।